बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम बरमला के साथ मैं हूं उसामा तैयब। प्रोग्राम की आईडी के फ़ौरन बाद आपने एक मोन्टाज देखा जिसमें खुर्रम नवाज गंडापुर साहब मौजूद हैं, नईमुल हक साहब मौजूद हैं और कुछ नाजेबा अल्फाज भी हमने सुने जो हम अपने नहीं उसमें सुनवा सकते। इस पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके साथ साथ धरना सियासत क्या खत्म हो चुकी है, आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी जो है वो सड़कों पर आने का इंदिया दे रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नेक्स्ट क्या सोचा है और नवाज शरीफ साहब जो है वो बड़ा आज सख्त बयान दिए। उन्होंने कहा कि कोई झूठा और गालियां देने वाला कौम का लीडर नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के बारे में बात की है और टैक्स रिटर्न में तमाम असासे जाहिर किए हैं। मरियम नवाज की कोई ऑफशोर कंपनी नहीं। कैप्टन सफदर ने पनामा केस पर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करवा दिया है। पाकिस्तान अवामी तहरीक के जनरल सेक्रेटरी खुर्रम नवाज गंडापुर साहब मौजूद है हमारे साथ। गंडापुर साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। राना अफजाल हुसैन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। और इस्लामाबाद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार साहब हमारे साथ मौजूद है। गंडापुर साहब, सबसे पहले क्या ऐसा वाकया हुआ, सियासी कजन्स हैं, साथ चलते हैं, हमने अक्सर देखा आपको इन दोनों जमातों को कि आपकी केमिस्ट्री बड़ी मैच करती है, तो इसके बिहाइंड कोई जो है वो बात थी या सिर्फ ऐसे ही हुआ कि उन्होंने कहा कि डाइस से पीछे हट जाए, उस बात पे इतना जो है वो आपस में कलामी हो गई? गंडापुर साहब, कोई ऐसी बात नहीं थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें इससे पहले हो चुकी थी और जो सबसे ज़्यादा एग्रेवेटिंग बात थी वो जिस तज़हीक वाले अंदाज में परवेज़ खटक साहब ने कहा कि हम कादरी की पार्टी की तरह नहीं हैं कि अपने शहदा को भूल जाएंगे, और शहदा भी नहीं लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अपने जो कत्ल हुए वर्कर्स हैं नहीं 14 लोग कत्ल करवा के खामोश होके बैठ जाएंगे, ये वर्डिंग थी, ये वर्डिंग्स थी। और मतलब है कि मैं समझता हूँ कि अभी अगर मैं अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मुझे अपने अल्फाज का इस्तेमाल और इंतखाब बड़ी एहतियात से करना चाहिए। वहाँ जो कुछ हुआ वो अनप्लेजेंट था और वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहाँ 5 पार्टीज के लीडर्स आए हुए थे। बिल्कुल ठीक। और उनमें से मैं एक सीनियर मोस्ट लीडर था जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा था। मैं समझता हूँ कि वहाँ मुझे डायस पे जाने से रोकना और गुफ्तगू से रोकना ये किसी तौर से भी जायज़ नहीं था। हर पार्टी लीडर का हक है कि वो आता, अपनी राय देता, रोस्ट्रम पे 2-4 मिनट की गुफ्तगू होती है और उसके बाद दूसरी पार्टी के लीडर्स आ जाते हैं। और अगर आपने कल भी देखा हो तो हुक्मरान जमात वाले तो सबसे आखिर में आए, तो असूलन तो अगर वो चाहते हैं तो वो कहते हैं कि जी सबसे पहले हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। बहरहाल जो कौमी मामलात हैं उसके तनाजुर में देखा जाए तो ये एक छोटा सा इंसिडेंट है। आज कौम जिस मसले में से गुजर रही है, पनामा लीक्स का मामला जहाँ खड़ा हुआ है और मॉडल टाउन के शहदा को अभी तक इंसाफ ना मिलना, मेरे नज़दीक अगर मॉडल टाउन के शहदा को वक्त पे इंसाफ मिल गया होता और सरकारी मुलाजमीन जो अहलकार बने सियासतदानों के और उनके अहकाम पे कत्ल गारत गरी की, अगर वो अपने अंजाम को पहुंच जाते तो शायद आज हम इस नहज पे ना खड़े होते। और शायद मैं इस पे भी सारे मॉडल टाउन पे भी आता हूँ। उस्मान डार साहब इस्लामाबाद से। उस्मान डार साहब, क्या कमेंट करेंगे कल होने वाली बदमज़गी के हवाले से? गंडापुर साहब कह रहे हैं कुछ बातें और भी थी, परवेज खटक साहब की बात भी की है कि उन्होंने कहा कि 14 लोगों को कत्ल करवा के हम खामोश नहीं बैठेंगे। उस्मान डार साहब, मैं तो चैनल से और वैस नजीर और उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। जबरदस्त कवरेज रही आप लोगों की जिस दिन हमारा यौम तशक्कुर था, और हर लिहाज से मैं आपके चैनल की तारीफ करना चाहूँगा। काबिल तारीफ था आपने जो कवरेज की। थैंक यू। और अभी गंडापुर साहब ने खुद ही कह दिया कि कौम के वसी तर मफाद में उन्होंने दरगुजर किया है। ये जो भी मामला था, नईमुल हक साहब की भी यही स्टेटमेंट थी। और मैं समझता हूँ कि आज कौम का इशू ये नहीं है कि गंडापुर साहब या नईमुल हक साहब के दरमियान क्या हुआ। आज कौम ये देखना चाहती है कि जो पनामा लीक्स की जो करप्शन का केस सुप्रीम कोर्ट की अदालत में आ चुका है, वहाँ क्या होने है।
तो मैं ये मुनासिब समझूंगा कि हम उस पर बात करें, बिल्कुल उस पर बात करेंगे। मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप दरमियानी सुलह की सूरत हाल निकालें और दोनों रहनुमाओं में सुलह करवाएं। आप लोग मिलके चलते हैं, साथ चलते हैं। आपकी कोशिश जो है वो हमने 2014 में भी देखी, अभी भी हम देख रहे थे। ये काजी साहब ने कहा कि हमारे लोग आएंगे, तो ये तो आपके लिए है कि आप लोग जो है वो एक बिठाएं इन लोगों को और बिठा के इसके ऊपर बात करें और मामले को रफा दफा करवाएं। जरूर होगा, मैं आपके प्रोग्राम में कह रहा हूँ इंशाल्लाह ताला आने वाले चंद दिनों में ये मामला हल हो जाएगा। मैं गंडापुर साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि अगर मॉडल टाउन के जो इनके 16 शोहदा थे उनका अगर इंसाफ इस मुल्क पाकिस्तान में हो गया होता तो फिर ये अंधाधुंध शेलिंग जो केपीके से चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे सीएम परवेज हटक आ रहे थे अपनी टीम के साथ, उनके साथ ना होती, लाठियां ना चलाई जाती और एक बुजदलाना जो है तशद्दुद करके इन्होंने जो जिसका मुजाहरा किया वो ना होता। पंजाब पुलिस ने एक दफा फिर आईजी सुखेरा की क़यादत में इन्होंने एक रियासती दहशतगर्दी जो उस दिन दिखाई है, ये इसकी वजह यही है कि ये लोग कभी भी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचे। इस मुल्क में प्रॉब्लम ही ये है, इस करप्ट सिस्टम के खिलाफ हम लड़ते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। इस सिस्टम से ये मुल्क पाकिस्तान चल रहा है। अगर मॉडल टाउन में जो है ये लोग अपने तो हमें ये हुआ ना देखना पड़ता कि पीके की हुकूमत के साथ जो इन लोगों ने किया है। ठीक है, राना अफजाल साहब बताइए, मॉडल टाउन की बात कर रहे हैं, गंडापुर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और अपने धरनों के अंदर इमरान खान साहब भी मॉडल टाउन के शुहदा की के लिए इंसाफ की बात करते हैं। पहले इस पे बात कर लें, फिर हम पनामा पेपर्स पे आते हैं। राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्चुअली तैयब साहब, मुझे तो इस सिलसिले में कोई ज़्यादा इल्म नहीं है, इसलिए मैं इस पर अब क्या अपने कमेंट्स दूं। लेकिन एक बात यह है कि जहाँ भी मैं अपने अपने जो है ना व्यू दे रहा हूँ कि जहाँ भी रिट ऑफ द स्टेट या रिट ऑफ द गवर्नमेंट जो है वो चैलेंज की जाएगी, वहाँ ज़रूर जो है वो कानून हरकत में आएगा। मुझे जो पता है कि वहाँ पे वो हटाने गए थे अपना बैरियर्स जो थे, वहाँ पे अगर उन्होंने हटाने थे, वो गवर्नमेंट की एजेंसी हटाने गए थे, पुलिस वाले या जो भी वहाँ पे साथ होंगे लोग गवर्नमेंट के, तो वो वक्ती तौर पर अगर वो हटा लेते तो उसमें क्या कबाहत आ जाती और फिर बाद में ये अदालत में चले जाते या जहाँ भी ये इनको रिलीफ मिलता वहाँ पे ये रिलीफ ले लेते, तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि वहाँ पे जो है ना ऐसा कोई मिसहैप होता। अच्छा राना साहब, आप नेशनल असेंबली है, ये इतना मामला जो है वो आपकी नजर से कैसे आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते? ये देखें, रात के अंधेरे के अंदर वो उठाने की, आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का वतीरा है, ये इन लोगों का तरीका है, ये इनकी एरोगेंस है। मैं बात सिंपल करता हूं, उस दिन 14 घंटे किसी चैनल पे कुछ और नहीं चल रहा था सिवाय मॉडल टाउन के। सुबह मियां महमूद और रशीद साहब ने प्रोविंशियल असेंबली में जब कहा तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट और बात खत्म कर दी। हाई कोर्ट खुली हुई थी, हाई कोर्ट का ऑर्डर इन प्लेस था, या तो हाई कोर्ट का ऑर्डर इन प्लेस ना हो। यह क्या बात हुई, कोई मेरे घर के अंदर घुसने आए और मैं उसको कहूं चलो खैर है तुम मेरे घर में तो घुस जाओ, बाद में मैं अदालत में चला जाऊं। राना साहब क्या कहेंगे? मुझे जो जितना इल्म है मैंने उतनी बात कर दिया। घर में घुसने तो खैर वो नहीं गए थे, वो बात बड़ी सिंपल सी। मरकज में नाजुल कुरान के अंदर क्या करने आए थे? मेरे दफ्तर के ऊपर किस लिए फायरिंग कर रहे थे? आपको मैं अभी कहते हैं तो अभी वीडियो क्लिप दिखा देते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटी है मैं अभी वीडियो क्लिप दिखा देता हूं। इतनी सिंपल सी बात मैंने की है कि वो बैरियर हटाने गए थे, अगर उनको रजिस्ट ना किया जाता तो मेरा ख्याल है कि ये मिसहैप ना होता। मैंने तो बड़ी सिंपल सी बात की है। राना साहब ये सिंपल है। उस्मान डार साहब उसमें जाए 14 लोगों को मार दें। उस्मान डार साहब बताइए क्या क्या कहेंगे इस हवाले से आप? उसामा साहब मैं क्या कहूंगा, इतनी गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे रहे हैं राना अफजाल साहब, पता नहीं। और यही स्टेटमेंट इनके जो दरबारी आला हैं, ये जो है वजीर आला जो खुद को हाथ में आला कहते हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे जी मुझे मालूम ही नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है। फिर ये जो इनका कातिल है राना सनाउल्लाह, फिर अब उसको इन्होंने वजीर कानून बना दिया है, उसकी भी यही स्टेटमेंट थी। गंडापुर साहब ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वालों का यही वतीरा है
ये काम करने के बाद मानते ही नहीं है कि हमने ये काम किया। और ये इनकी चोरी पकड़ी गई है, रंगे हाथों पकड़ा गया मियां नवाज शरीफ, और आज तक वो मान ही नहीं रहे हैं। अपना बयान भी जमा करवा दिए कि जो बाहर एसेट्स हैं वो मेरे नहीं हैं। राणा साहब चले अगले उस पर चलते हैं। राणा साहब मुझे ये बताइए, हम पनामा पेपर्स पे बात करते हैं। पनामा पेपर्स के हवाले से तो हॉट इशू है, वो तो आपको चीज़ें पता होगी। उसके अंदर अब सोमवार तक टाइम दे दिया गया कि जवाब दाखिल करवाएं मरियम नवाज, हसन नवाज, हुसैन नवाज को। उसके बाद कोई मोहलत नहीं दी जाएगी। क्या कहेंगे इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल वो अदालत का जो भी हुक्म है उसको बजा लाते हुए वो पीर को वो जवाबात जो हैं वो अदालत आलिया में, अदालत उज़्मा में जो है वो दाखिल कर दिए जाएंगे। और उसके बाद जो कोर्ट का जो भी वो प्रोसेस होगा वो प्रोसेस चलेगा, और उसका जो भी आउटकम होगा, जो भी कमीशन बने या कमीशन का जो भी फ़ैसला होगा, वो हज़ार बार हमारे जो कायद हैं वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वो हज़ार बार कह चुके हैं कि हम तो अदालत का जो भी हुक्म होगा उसको मानेंगे और उसका तामील जो है वो बजा लाएंगे। गंडापुर साहब, अदालत का हुक्म आएगा, अदालत का हुक्म कहते हैं कि मानेंगे। आज भी अभी आज के गार्डियन अखबार में 7 मिलियन पाउंड्स उन अपार्टमेंट्स के अगेंस्ट कर्जा लिया गया। मैं वो नुस्खा कीमिया जानना चाहता हूं कि 1977 में फोक्सवैगन में फिरने के बाद आज हमारे वजीर आज़म साहब के पास 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की जायदादें हैं। वो नुस्खा कीमिया आखिर किसी कौम को तो पता लगे, और अगर और किसी को भी ना पता लगे तो जो एक स्टील मिल इतनी तरक्की कर गई तो 3 दफ़ा नवाज शरीफ साहब वजीर आज़म बने, खुदारा कराची की जो स्टील मिल है उस पर भी वो नुस्खा कीमिया इस्तेमाल कर दें ताकि पाकिस्तानी कौम को तरक्की हो सके। खुदारा जो आप अपने फार्मूले अपने कारोबार पे इस्तेमाल करते हैं वो फार्मूले आप कौम की खातिर भी इस्तेमाल कर दें। कौम का हर बड़ा इदारा नुकसान में चल रहा है, और जो बात करो ऑपोजिशन करो तो ये एक पुराने ज़माने में आप शायद पैदा नहीं हुए थे। 1970 में अगर आप भुट्टो साहब के खिलाफ बात करते थे तो लोग कहते थे आप पाकिस्तान के खिलाफ हैं। मोहतरम, हम पाकिस्तानी हैं, हमने पाकिस्तान के लिए खून दिया है, किसी की पाकिस्तान पे इजारादारी नहीं है। लेकिन जब भी कोई एहतजाज करे वो सी पैक के खिलाफ है। सी पैक क्या चीज है? कोई छोटा बच्चा है जिसको गर्दन से पकड़ लेगा? असल बात यह है, एहतजाज की नौबत आने एक जुमला, असल बात यह है कि आज भी ये छुपाते हैं कि सी पैक का असल रूट क्या है। राणा साहब क्यों नहीं अनाउंस? राणा साहब बताइए, सी पैक की बात इन्होंने की है, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताइए कि एहतजाज का हक तो सबको होता है, लेकिन जिस तरीके से आपने रोड्स ब्लॉक कर दिए, जिस तरीके से आपने इस्लामाबाद बनीगाला को ब्लॉक कर दिया, आपने गुजरावाला आपने मोटरवे को ब्लॉक कर दिया, तो एहतजाज का हक तो आपने खुद छीन लिया अवाम से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से? हमसे और पाकिस्तान अवामी तहरीक से लाठियां बरसाई गई, आंसू गैस की शैलिंग की गई, 3 दिन का बच्चा हलाक हुआ। देखें मैं जो है ना, आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इन्होंने जलसे किए, एहतजाज किए, हम कोई किसी को इतराज़ नहीं था कि एहतजाज हर एक का जो है जमहूरी हक है। लेकिन अगर कोई ये कहे कि मैं चलने नहीं दूंगा हुकूमत को, मैं वहाँ जाके तो ब्लॉक कर दूंगा और जो है वो पूरे शहर को बंद कर दूंगा और उसका वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा लेके आऊँगा, तो फिर ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे ना होने देंगे ना होगा। उस्मान डार साहब, मैं राणा साहब की रिएक्शन करना चाहूंगा कि हमने कभी अकेले इस्तीफे का मुतालबा नहीं किया था। हमने इस्तीफे के साथ साथ तलाशी की बात की थी, और ये तलाशी ये जुडिशल कमीशन का क़याम था। और जबकि अब मियां नवाज शरीफ रंगे हाथों पकड़े जा चुके हैं, और अगर हम मियां नवाज शरीफ की टैक्स रिटर्न्स देखें, 70 से 80s में 38,000 से ज्यादा इन्होंने कभी टैक्स जमा नहीं करवाया। फिर 80 से 90s में भी यही इनकी टैक्स रेशो रही है रिटर्न्स में, और 90s में तो 3-4 साल ऐसे हैं जिसमें इन्होंने टैक्स दिया ही नहीं है। फिर 5,000 रुपए तक ये टैक्स देते रहे हैं। तो किस तरह से ऐसा मुमकिन हो सका कि इतने पोश इलाके में, लंदन जैसे शहर में इन्होंने इतने पोश एरिया में जो अपार्टमेंट्स लिए, और अभी पूरी कौम देख रही है। मैं राना अफजाल साहब से ये पूछना चाहता हूँ कि पहले ये कह रहे थे कि हम जो है मरियम नवाज की जो है, मरियम बीबी की हम मेंटेनेबिलिटी जो है वो
और इन्होंने आपने देखा कि जैसे इन्होंने इसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, हम किस तरह माने कि नवाज शरीफ आने वाले दिनों में अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके खिलाफ आएगा, स्टूडियो में ऑडियो देखिए जरा, ऑडियो स्टूडियो में बढ़ाएं ताकि बाकी जो मेहमान हैं वो भी अच्छे तरीके से सुन सकें। जी उस्मान डॉक्टर साहब, मरियम नवाज की बात कर रहे थे आप। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि आज कैप्टन सफदर ने भी यही किया है। कैप्टन सफदर साहब ने कह दिया जी कि मरियम नवाज जो है वो कोई भी ऑफशोर कंपनी ओन नहीं करती है। तो फिर हुसैन नवाज ने जो स्टेटमेंट दी थी कि मेरी बहन जो है वो उसमें बराबर शरीक है, तो इनके तो अपने शाही खानदान के जो बयानात हैं उनमें इतना तजाद मौजूद है, जो मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ को इक़्तिदार से उतारने के लिए काफी है। मियाँ साहब की फैमिली ही के जो बयानात हैं वो आपस में मैच नहीं कर रहे। फिर इनके मिनिस्टर्स के बयानात आप सुन सकते हैं, वो कोई कह रहा है कि 96 से हैं, कोई कह रहा है 99 से हैं, बेटे कहते हैं रेंट पे हैं, कहते हैं खरीदे हैं। अच्छा उस्मान साहब, आपको भी आज 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 वज़ीर साहब ने कहा है कि गाली गलौज की सियासतदान जो है, सियासत करने वाले लोग जो हैं वो कौम के लीडर नहीं हो सकते। इमरान खान साहब को डायरेक्टली हिट किया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसके साथ कहते हैं कि हमें कोई डर नहीं है, इलेक्शन 2018 में ही होंगे। क्या कहेंगे? आपने इतनी हाइप क्रिएट की थी इस दिन के हवाले से, 2 नवंबर के हवाले से, जिससे जो मुख्तलिफ हल्कों में बात हो रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो ये करेगी कि हुकूमत का तख्ता उलट देगी या कम अज कम वज़ीर आज़म इस्तीफा दे देंगे। लेकिन हमने ये देखा कि 2 नवंबर को कुछ भी नहीं हुआ। वो सारी प्रैक्टिस, वो सारा आपकी तगो-दो, वो किसी काम नहीं आई। जो दावे आपने किए थे उसके मुताबिक कहना चाहता हूं कि हमने तो पहले कभी भी ना हुकूमत का तख्ता उलटने की बात की थी, ना इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने की बात की थी। हमने ये कहा था कि हम इस हुकूमत को 2 नवंबर से चलने नहीं देंगे। जब 10 लाख प्लस लोग इस्लामाबाद आएंगे तो हुकूमती एक्टिविटीज खत्म होकर रह जाएंगी। लॉकडाउन करने की बात तो आपने रायविंड मार्च के दौरान कह दी थी कि हम इस्लामाबाद बंद करेंगे, उसके बाद बाकी शहर बंद करेंगे अगर तब भी हमारे मुतालिबात ना माने गए। फिर उसके बाद आपने एक प्लान बी भी दिया था। आपने कहा अगर इस्लामाबाद हमें लॉक नहीं करने दिया जाएगा तो जो जिस शहर में हो उसको ब्लॉक कर दे। मैं फिर वही कह रहा हूँ, पहले तो हमने हुकूमत नहीं चलने देंगे ये बात की थी। जब इराक वार के खिलाफ लंदन में 10 लाख लोग निकले थे, लंदन जैसा शहर जो है वो बंद हो गया था जब 10 लाख लोग बाहर निकले थे, तो क्या वहां लाठियां चलाई गई थी? वहां क्या आंसू गैस या शेलिंग की गई थी? वहां क्या जो नहतेशहरी थे उनके ऊपर डंडे बरसाए गए थे? इन्होंने किस कानून के तहत हम लोगों को पकड़ा? इन्होंने किस कानून के तहत हम पे लाठीचार्ज किया? कौन सा हमने कोई ऐसी तोड़फोड़ शुरू कर दी थी? राणा साहब, आप इस पे कोई रिस्पांस देंगे? आपके बिल्कुल नक्शे अमन का खतरा तो ठीक है, हमें समझ में आता है, लेकिन कोई ऐसी बात तो नहीं हुई इसके ऊपर जिसके ऊपर आपने इस तरीके से आंसू गैस की शेलिंग की? मैं इस पे रिस्पॉन्ड इस तरह कर रहा हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि आप भी यहाँ थे सेंट्रल पंजाब में, मैं भी यहाँ से ही मैं इलेक्ट हुआ हूँ अपना शेखुपुरा से ही। यहाँ से लोग निकले ही नहीं। ये क्यों नहीं मानते कि यहाँ से लोग निकले ही नहीं? और कहीं भी कहीं देख लें, कोई मेरा मरीद के शहर है, कामों के है, छोटे टाउन्स हैं, या लाहौर में इवन देख लें, कहाँ पे ये निकले हैं और वहाँ पे जो आंसू गैस और वहाँ पे पकड़ दकड़ इतनी हुई है। आपने जो उनका मेन पॉइंट था, मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर कोई लोग कहीं से नहीं निकले तो सारे पंजाब में आपने पाकिस्तान अवामी तहरीक के वर्कर्स क्यों अरेस्ट किए? या तो कम से कम अपनी नालायकी की माफी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, इसका जवाब राणा साहब से लेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा।